और ये सब मिलिट्री वेटरन्स हैं जो कई लेयर्स की स्क्रीनिंग के बाद उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स बने हैं। लेकिन फिर मैं बिना कुछ बोले कैजुअली एक पंच मारता हूँ, जिस पर उस बॉडीगार्ड का चेहरा तुरंत मुड़ जाता है और वह बिना चीखे सीधे 5 मीटर दूर जाकर उड़ जाता है। फिर वह पीछे वाले ट्री से जाकर टकराता है और उसी वक्त बेहोश हो जाता है। यह देखकर यान श्याओतियान की आंखें शौक में बड़ी हो जाती हैं, जबकि बाकी बचे दो बॉडीगार्ड्स भी पूरी तरह डर जाते हैं, क्योंकि उनके सामने मैं सिर्फ एक पंच मारकर किसी को 5 मीटर दूर उड़ा देता हूँ। जिस पर वे दोनों सोचने लगते हैं कि क्या यह सच में इंसान है। वहीं मैं खुद भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद मैं खुद रोल्स रॉयस के पास जाता हूँ। फिर पहले हल्का सा किक मारकर उसकी मजबूती चेक करता हूँ, लेकिन अगले ही पल मैं पूरी ताकत से अपनी टांग घुमाता हूँ और सीधे रोल्स रॉयस पर किक मार देता हूँ, जिस पर पूरी कार लगभग 3 मीटर दूर खिसक जाती है और फिर उसकी साइड डोर बुरी तरह अंदर धंस जाती है और पूरी तरह डिफॉर्म हो जाती है। यह देखकर वहां मौजूद हर इंसान का चेहरा सुन्न पड़ जाता है, जबकि यान शियाओतियान पूरी तरह स्टैंडर्ड खड़ी रह जाती है और बाकी दोनों बॉडीगार्ड्स डर के मारे सीधे जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन मैं उन्हें इग्नोर करता हूं और सीधे यान शियाओतियान के सामने जाकर खड़ा हो जाता हूं, जिस पर वह घबराकर कहती है, तुम क्या चाहते हो? किडनैपिंग या रॉबरी? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं अभी यान नानजी को कॉल करती हूँ। जिस पर वह तुम्हें वह रेयर इलेक्ट्रिक बारबेरियन भेज देगा। जिस रेयर इलेक्ट्रिक बारबेरियन को उसने कलेक्ट किया था वही मुझे चाहिए। एक हाथ से बारबेरियन दो और दूसरे हाथ से अपनी जान बचाओ। यह सुनकर यान शाओतियान पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसे किडनैप करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आखिर में पता चलता है कि मुझे सिर्फ वही रेयर इलेक्ट्रिक बारबेरियन चाहिए जिसे उसके फादर ने कलेक्ट करके रखा है। लेकिन इस समय सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती है, जिस पर यान शाओतियान मजबूरी में अपना मोबाइल निकालती है और फिर यान नानजी को कॉल करके जल्दी से पूरी सिचुएशन और मेरी डिमांड बता देती है। उसी समय टिएनशिंग ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम में एक मिडिल एज्ड आदमी बैठा होता है, जिसके चेहरे पर अथॉरिटी साफ दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही उसे यह कॉल मिलती है उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है, जैसे किसी ने उसके सबसे बड़े एनिमी को छू लिया हो। वह तुरंत गुस्से में बोलता है, दारू सिटी में किसी की हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी को हाथ लगाए? तुरंत मिलिट्री को इन्फॉर्म करो। उन्हें बोलो कि अपने सबसे इलीट लोग भेजें और अभी के अभी भेजें। इसके बाद वह फिर बोलता है, साथ ही दारू सिटी की सबसे हाई लेवल मेडिकल टीम को भी बुलाओ। उन्हें बोलो कि सबसे बेस्ट इक्विपमेंट लेकर आएं, फिर एक जगह फिक्स करके स्टैंड बाय पर रहें ताकि इमरजेंसी में तुरंत रिस्पॉन्स दिया जा सके। मैं खुद अभी आता हूँ। यह सब अरेंज करने के बाद यान नानजी ड्राइवर से कहता है कि पहले घर चलो और वहां से वह छोटा कंप्यूटर लेकर निकलो। इधर यान शाओतियान मेरी तरफ देखकर कहती है, मैंने तुम्हारी डिमांड पूरी कर दी है। मेरे फादर आधे घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। जिस पर मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ। फिर कुछ देर बाद मैं बोलता हूँ, 2 दिन बाद लैंशिंग के ऊपर एक ऑरोरा गुजरेगी, जिस पर ऑर्किड स्टार के सारे क्रिएचर्स म्यूटेट होकर म्यूटेंट बीस्ट्स बन जाएंगे और फिर दुनिया का पूरा ऑर्डर टूट जाएगा। सोसाइटी ऐसी केओस में चली जाएगी जैसी पहले कभी नहीं हुई। फिर मैं आगे कहता हूँ, वही इलेक्ट्रिक पल्स भी एक टेरिफाइंग म्यूटेंट बीस्ट बन जाएगा। अगर तुमने उसे नहीं संभाला तो तुम्हारी पूरी फैमिली बहुत बुरी तरह मर जाएगी। मानो या मत मानो, मुझे वह पल्स मुफ्त में नहीं चाहिए। इसके बदले मैं तुम्हें पहले से यह लाइफ सेविंग खबर दे रहा हूँ और यह एक फेयर डील है। यह सब सुनकर यान शाओतियान कुछ नहीं बोलती। वह बस मुझे ऐसे देखती रहती है जैसे मैं कोई पागल हूँ। फिर वह धीरे से सिर हिलाती है, जिस पर मैं बिना कुछ और बोले अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड पर एक कट लगा देता हूँ। अगले ही पल मेरी उंगली से खून निकलता है, लेकिन फिर उसी वक्त मेरी उंगली पहले जैसी ठीक होने लगती है। यह देखकर दूर खड़े दोनों बॉडीगार्ड्स की हालत खराब हो जाती है। उनके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है और यान शाओतियान भी शौक में वहीं खड़ी रह जाती है। फिर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, तुम्हारी फैमिली की इंडस्ट्री चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जब डार्क टर्मोइल आएगा तब हर तरह का सामान बहुत कम हो जाएगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। मैं तुम्हें जिंदा रख सकता हूँ। फिर मैं आगे बोलता हूँ, यहाँ तक कि सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को भी खाना पीना और सरवाइव करना पड़ता है, और मैं भी इसका एक्सेप्शन नहीं हूँ। इस तरह की दुनिया में अकेले चलना कभी बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। जिस पर मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहता हूँ, इस ट्रबल्ड वर्ल्ड में मुझे यान फैमिली की जरूरत है और मेरे लिए यान फैमिली एक बहुत अच्छा चॉइस है। अगर हम साथ काम करें तो दोनों का फायदा होगा। यह सुनकर यान शाओतियान धीरे से कहती है, मैं समझ गई। मैं ये सब अपने फादर को बता दूंगी, फिर उनके साथ डिस्कस करूंगी और जितना जल्दी हो सके तुम्हें जवाब दूंगी। उसी समय दूर से इमरजेंसी व्हीकल्स की आवाज आने लगती है। फिर कई आर्मर्ड व्हीकल्स वहां आकर रुक जाते हैं, जिस पर एक मिडिल एज्ड आदमी कार से उतरता है और तेजी से आगे आता है। वह यान नानजी होता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर बुरी तरह डैमेज्ड रोल्स रॉयस पर पड़ती है, उसका दिल एकदम बैठ जाता है। लेकिन अगले ही पल जब वह यान शाओतियान को सही सलामत देखता है तो वह राहत की सांस लेता है। मैं एक नजर उन हेविली आर्मर्ड मिलिट्री लोगों की तरफ देखता हूँ और फिर बिना किसी डर के यान नानजी की तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, बॉस यान, जो चीज मुझे चाहिए थी
क्या वह लाए हो? यह सुनकर यान नानजी थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि उसकी बेटी को किडनैप करने वाला इंसान इतना यंग होगा। फिर वह धीरे से कहता है, यह वही है जो तुम चाहते थे। इतना कहकर वह एक सूटकेस मेरी तरफ फेंक देता है, जिस पर मैं उसे पकड़ता हूँ और खोल देता हूँ। उसके अंदर एक ब्लू इलेक्ट्रिक बार